हमारी संविधान सभा इसी शानदार भवन के सेंट्रल हॉल में बैठा करती थी, जिसके इस गोल गलियारे में 144 स्तंभ हैं। पर क्या आप जानते हैं हमारे संविधान के कितने स्तंभ हैं? कहा जाता है कि भारत का संविधान 3 सुतूनों पर टिका हुआ है। The 3 pillars of our democracy are the legislature, the judiciary and the executive. संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका। वैसे आजकल एक चौथा सुतून भी माना जाता है, मीडिया। सबसे पहले सन 1942 में समाजवादी अर्थशास्त्री और गुजराती नाटककार प्रोफेसर के.टी. शाह ने संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका की इस त्रिवेणी की बात अपने एक नोट में की थी। प्रिय राजेंद्र प्रसाद जी, जैसा आपसे वादा था, मैं आपको संविधान के जनरल डायरेक्टिव्स के बारे में एक दस्तावेज भेज रहा हूं, जो पिछले जून में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे मैंने तैयार किया है। इसमें अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच तीनों संविधानों को एक आदर्श के रूप में लेने की कोशिश है। सरकार के कार्यकलाप और संघ के दूसरे अंगों के काम को भी अलग और स्पष्ट करने की चेष्टा मैंने की है। संघ के इन 3 स्तंभों में से प्रत्येक का एक पृथक और स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र होना ही चाहिए। जैसा प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा, संविधान सभा के सामने कई मॉडल्स थे। ब्रिटेन की कैबिनेट सरकार, स्विट्जरलैंड की सीधी चुनी गई कार्यपालिका और अमेरिका का राष्ट्रपति मूलक शासन तंत्र। ऐसे में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव को बुला भेजा। आइए आइए राव साहब, बैठिए। थैंक यू सर। अरे सर तो आप हैं, सर बेनेगल नरसिंह राव। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये जरूरी है कि हम अपने संविधान को इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधान के आधार पर ही बनाएं? No, sir, absolutely not. There are several other models that we have with us, including those of Canada, Ireland, South Africa. But we need to study them all carefully and, according to our context and needs, choose those aspects which we can incorporate in our constitution. Exactly. I couldn't agree with you more. लेकिन आपकी तरह सब लोगों को, यहाँ तक कि हमारे अच्छे वकीलों को भी दुनिया के संविधानों के बारे में मालूमात कहाँ है? Yes, sir. That is why I thought of drafting a questionnaire, which we will send out to all our members, asking for their written opinion about the rights and the formation of the executive, and also begin telling them about the choices made by other countries. बल्कि इस क्वेश्चनेयर से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ख़यालात का भी पता चलेगा, और तब हो सकता है जून 48 तक हम संविधान के काम को पूरा भी कर पाएं। Yes, sir. I will immediately begin drafting the questionnaire and send it out to all members of the central and provincial assemblies. Thank you. 17 मार्च 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी.एन. राव ने 27 सवालों की एक प्रश्नोत्तरी बनाई। इसमें हर तरह के सवालों के साथ दुनिया भर के संविधानों के उदाहरण भी सामने रखे गए थे। जैसे, क्या राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है? सवाल के साथ लिखा था, अमेरिका में रूजवेल्ट के अपवाद के अलावा जिन्हें 4 बार चुना गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल 2 बार हो सकता है। वहीं स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने का अधिकार ही नहीं है, और आयरलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव केवल 1 और बार हो सकता है। सभी राज्यों की विधानसभाओं और संविधान सभा के सदस्यों को ये प्रश्न पत्र भेजा गया। What should be the designation of the head of the Indian Union? It should be president. No. Rashtrapati. Sounds more Indian. It is president for me. What should be his term in office? It should be 4 years. 6, I think. Should he be eligible for re-election? Yes, but not for more than 2 consecutive terms like in United States of America. Yes, but for a further period of not more than 3 years. What should be the nature and type of the Union executive? British, that is parliamentary, or American, which is presidential, or Swedish, which is a mixture, or something else? Parliamentary, of course.
For once, I agree with you. Parliamentary. Parliamentary it is. सिर्फ 2 जवाब? Yes, sir. From Dr. Shyama Prasad Mukherjee of Bengal and Sardar K.M. Panikkar of Travancore, and 7 more from the provinces. लेकिन राव साहब, ऐसी हालत में हम कॉन्स्टिट्यूशन के खाके को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? Don't worry, sir. I will immediately start drafting a memorandum for the Union Constitution. और साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस के ड्राफ्ट भी तैयार करने पड़ेंगे। देख लीजिएगा, एक बार ढांचा बनने के बाद सब लोग नुक्ताचीनी करने खड़े हो जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में कोई सामने नहीं आएगा। राव साहब चाहते थे कि प्रेसिडेंट को पूरे राष्ट्र द्वारा एक सार्वजनिक चुनाव से इलेक्ट किया जाए, पर उनकी ये तजवीज़ मानी नहीं गई। उसी समय श्री अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर और श्री गोपालस्वामी अयंगार ने भी एक मेमोरेंडम तैयार किया, जिसमें राष्ट्रपति को बहुत से अधिकार दिए गए। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ नियुक्त करने, संसद द्वारा पारित बिलों को वापस कर देने और मंत्री परिषद के कहने पर लोकसभा को भंग करने जैसे अधिकार पहली बार सामने आए थे। इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का बनाया प्रारूप 21 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने रखा। पहले क्लॉज का पहला हिस्सा यूं रहेगा, फेडरेशन यानी राज्य संघ का मुखिया होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, जिनका चुनाव इस तरीके से होगा कि राष्ट्र संसद के दोनों सभाएं और तमाम इकाइयों और सूबों के लेजिस्लेचर्स के मेंबरान, और जहां की इकाइयों में एक से ज्यादा चेंबर है, वहां सिर्फ लोअर हाउस के सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेंगे। इकाइयों में समानता लाने की गर्ज से इकाइयों के लेजिस्लेचर्स के वोटों को उनकी आबादी के हिसाब से ही वजन दिया जाएगा। The votes shall be weighed in the proportion of the population of the units concerned. अब जनाब, एक मुद्दा जिसके बारे में हमें शुरू से ही फैसला करना होगा वो है कि हम किस किस्म और आकार की सरकार चाहते हैं, उसकी बनावट क्या होगी। क्या ऐसी सरकार होगी जिसमें जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होगी, या अमेरिका की तरह जहां सदर की ज्यादा अहमियत होती है और अपने मंत्री वो संसद से नहीं बल्कि खुद अपनी मर्जी से बाहर से नियुक्त करता है। इस मसले पर काफी गौर और बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। अव्वल इसलिए कि हम मंत्रिमंडल पर जोर देना चाहते हैं, और जहां जिम्मेदारी भी संसद, काबीने और मंत्रियों की होगी, ना कि राष्ट्रपति की। मगर साथ साथ हम ये भी नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति महज एक सजावट का ओहदा रहे। अब इसके बावजूद हम एडल्ट फ्रैंचाइज के जरिए उनका चुनाव कराएंगे और ऊपर से उन्हें कोई असली जिम्मेदारी भी ना दें, तो बड़ा अजीब सा मामला बनेगा। अलावा इसके कि तमाम वक्त और लागत इस कवायद पर सर्फ होगा। सच पूछिए तो मैं खुद डेमोक्रेटिक तरीके के हक में हूं, मगर कभी कभी ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके गैर जरूरी भी साबित होते हैं। और अगर हम इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराएंगे तो हमारा सारा वक्त इसी में जाया हो जाएगा कि बस हम चुनाव ही चुनाव और उसकी तैयारी करते रहें, और किसी और काम के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचेगा। पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि असल में तो अच्छा होता अगर राष्ट्रपति किसी पार्टी, किसी दल का ना होता, पर शायद व्यावहारिक रूप से यह संभव ना हो पाए। पर इतना आवश्यक है
कि चुने जाने के बाद राष्ट्रपति किसी दल विशेष का नहीं बल्कि पूरी निष्पक्षता से सारे देश और संविधान का रखवाला हो जाए। आज भी यही परंपरा जारी है। उधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में कुछ शंकाएं अभी भी थीं। राव साहब, द क्वेश्चन इज कि क्या राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए बिलों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा या नहीं होगा? In my opinion, no. और अगर वो बिल संविधान के खिलाफ जाता हो तब भी ये बात लागू होगी? Sir, if the president, in some particular case where his view differs from that of his ministers, but accepts their views in deference of the convention, and that act should result in a breach of the constitution, then the responsibility for that lies with the ministers and not with the president. और अगर नो पार्टी हैज ए मेजॉरिटी इन द हाउस और ऐसी कोलिशन सरकार चुनाव हार जाती है, तो क्या तब भी प्रेसिडेंट को उस मंत्रिमंडल की सुननी पड़ेगी बनिस्बत इसके कि वो उसको डिसॉल्व करके एक नए प्रधानमंत्री को खड़ा कर सके? That is a difficult one, sir. But I think that a defeated ministry has no right to be advising the president in the selection of a new prime minister. और अगर वो प्रधानमंत्री जो खुद जनता का विश्वास खो चुका है राष्ट्रपति को सदन भंग करने की सलाह नहीं देता, तो क्या राष्ट्रपति उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर सदन को भंग कर सकता है? Yes. In such circumstances, the president may select a new prime minister who is able to carry parliament with him. मैं बस यही दुआ करूंगा कि कभी किसी राष्ट्रपति के सामने ऐसी नौबत ना आए कि उसे कभी कोई ऐसा दिन देखना पड़े। मंत्रिमंडल संसद के सदस्यों से चुना जाए या मंत्रियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए या मंत्रियों को अमेरिका की तरह चुने जाने की जरूरत ही ना हो और वो केवल सरकार के मुखिया की मर्जी पर मंत्री बन सके, इस बात पर एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हुई दिसंबर 1948 में। Mr. Vice President, I beg to move कि कैबिनेट में 15 मेंबर होने चाहिए जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अपने आपस में से चुनेंगे और इन 15 मेंबर में से फिर आपस में प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। दोनों चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से होगा जिसमें एक ट्रांसफरेबल वोट हुआ करेगा। मैं ये और कहना चाहूंगा कि जिस तरह की डेमोक्रेसी उस सिस्टम में पाई जाती है जिसे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, असल में डेमोक्रेसी है ही नहीं। आइंदा की सियासत का मेरा तस्वुर है नॉन पार्टी पॉलिटिक्स। सर, स्विट्जरलैंड में जब पार्लियामेंट के मेंबर का चुनाव होता है उसके बाद वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स का भी आपस में चुनाव करते हैं। वहां एक पार्टी को सरकार बनाकर दूसरी पार्टियों को दबाना या उन्हें सताने का सवाल ही नहीं उठता। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि स्विट्जरलैंड कोई देश है या कोई शानदार अंतरराष्ट्रीय होटल? You need not answer that question, Mr. Mehboob Ali Beg. The next amendment is in the name of Professor K.T. Shah. सर, आई मूव कि आर्टिकल 61 के क्लॉज 1 में विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड को हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को संविधान के दायरे से बाहर रखने का यह कारण नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री के पद के ही विरुद्ध हूं। ब्रिटेन के संविधान में आज भी प्रधानमंत्री का कोई स्थान नहीं है और प्रधानमंत्री को जो भी सामाजिक और शासकीय सम्मान और स्थान मिलता है वो इस वजह से कि उसके पास मंत्रिपरिषद का विश्वास है, न कि इसलिए कि संविधान उसे यह हक देता है। क्या मैं प्रोफेसर शाह से यह जान सकता हूं कि हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बरतानिया के आइन में वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर का कोई वजूद नहीं है, पर क्या यह हकीकत नहीं है कि बरतानिया के आइन में वजीर आजम का वजूद एक हकीकत है? मैंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री के पद को ही निरस्त कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि संविधान में हमें कैबिनेट के सारे मंत्रियों को बराबर का दर्जा देना चाहिए और किसी को भी
अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। इससे कैबिनेट की जिम्मेदारियों में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी, जो अभी वहां नहीं है। मुझे यह भी प्रस्ताव रखना है कि जब भी कोई मंत्री और खास करके प्रधानमंत्री बदला जाए तो उसे पूरे संसद के सामने प्रस्तुत किया जाए और उस व्यक्ति पर सदन का विश्वास मत लिया जाए। और यदि कोई यह विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे तो उसे तुरंत हटाकर उसकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाना चाहिए। और अगर पूरे मंत्रिपरिषद को ही सदन का विश्वास ना मिले तो पूरे कैबिनेट को ही निरस्त कर देना चाहिए और उसकी जगह नया मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए। जाहिर है ऐसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बारे में संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बहस बहुत बाद तक जारी रही और सन 1948 के अंत में संविधान सभा में प्रोफेसर केटी शाह ने एक अनुमोदन प्रस्ताव के जरिए फिर से ये मुद्दा उठाया। सर, मेरा अभी भी यही विचार है कि हम बहुत बेहतर व्यवस्था बनाएंगे अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव सीधे सीधे सारी वयस्क जनता के वोट से करें, ना कि उस तरह घुमा फिरा के जैसा कि हम करने की सोच रहे हैं। आखिर यह भी तो सोचिए कि आपकी संसद कभी भी भंग हो सकती है, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव एक सुनिश्चित अवधि के लिए होगा। इसीलिए मैं इस व्यवस्था की बात कर रहा हूं और आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। Sir, the constitution before the House is a parliamentary system where the government is carried on not directly but by the duly elected representatives of the people. And in consonance with that principle, the framers of this constitution have wisely made the presidential election an indirect election and not a direct one as Professor Shah envisages. Sir, the whole question turns upon one issue. That is, who is going to be responsible to the people of the country with regard to the administration? A president coming through the direct vote as such has an independent existence outside the sphere of the parliament. And sometimes, as honorable members may have seen, conflicts do arise between the parliament and the president. Sir, it makes the smooth working of the machinery very difficult. The Union Committee has given due attention to this question and therefore the amendment may be rejected. Sir, turning to the amendment of Professor K.T. Shah, the matter in my judgment requires to be considered by the point of view of the size of the electorate. Let me give the House some figures of the total electorate that would be involved if we accepted Professor Shah's amendment. So far as the figures are available, we altogether are 317 million people for the whole territory of India. Assuming that the adult franchise entitled to vote will be about 50% of the whole population, the electorate will consist of 158.5 million, that is 15 crore and 85 lakh voters. Let me give figures involved in the American elections. The total electorate involved subject to correction is 75 million. That is less than half of what we are talking about here. The size of the electorate, therefore, in my judgment, forbids us from adopting adult suffrage in the matter of presidential election. We have provided that the president shall be elected by the members of the legislatures of the states and the two houses of the parliament who themselves are elected by adult suffrage. I therefore oppose the amendment. और यूं तय हुआ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का मसला। पर कार्यपालिका के दूसरे पक्षों को लेकर बड़ी बहसें हुईं। अल्पसंख्यकों के नुमाइंदे चाहते थे कि एक नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सरकार बनानी चाहिए और मंत्रिमंडल का चुनाव धर्म जाति के अनुपात में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा किया जाना चाहिए।
खुद कांग्रेस पार्टी के दलित नेता भी चाहते थे कि अल्पसंख्यकों और हरिजनों को मंत्रिमंडल में आरक्षण दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने तो इस बारे में एक पर्चा ही तैयार कर डाला। The application of the British system to India will mean British parliamentary system. Application of British parliamentary system to India will mean that the cabinet is formed by the majority party. Although in England this would mean a political majority. In India it will be... In India, the majority is a communal majority. No matter what social and political programs it may have, the majority will always retain its character of being a communal majority. Aage. The majority in Britain is under no obligation to bring a representative of the minority communities into the cabinet. But in India, this will be wrong. No. Likho. In India, it will be forever threatening and prove a menace to the life, liberty, and pursuit of happiness of minorities in general and untouchables in particular. It would make the majority community a governing class and the minority community a subject race. अब इसे प्रिंट करने के लिए भेज दो। जी सरदार, मुस्लिम लीग और अंबेडकर साहब की तो बात समझ में आती है, लेकिन अब अपने जगजीवन बाबू भी चाहते हैं कि कैबिनेट में माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन दिया जाए। माइनॉरिटी के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात मानी नहीं गई, इसलिए घुमाकर कान पकड़ना चाहते हैं। और क्या? पर उन्हें इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता कि डेमोक्रेसी में खुद लोग ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साथ और नुमाइंदगी सरकार को मिले। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी यही कहा है कि जहां तक मुमकिन हो राष्ट्रपति को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कैबिनेट में अलग अलग ग्रुप्स और माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी होनी चाहिए। पर ये लोग इतनी आसानी से मानेंगे नहीं और सब कमेटी में वोट की जीत करेंगे। पार्टी की तरफ से व्हिप जारी करना होगा इस बारे में। बात बात पर व्हिप जारी करना ठीक नहीं है। प्रस्ताव पर वोट होगा तो देखा जाएगा। जब डेमोक्रेसी अपनाई है तो वोट से क्या डरना। लेकिन एक बात जो सबको समझनी चाहिए, किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे टैसिट कन्वेंशंस के लिए भी छोड़ना चाहिए। मैं यहीं ठहरता हूं, आप अपनी दौड़ पूरी कर आइए। हमें अपने आप, अपने मुल्क और अपनी सरकार पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। कार्यपालिका में किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रस्ताव को सब कमेटी में 7 के मुकाबले 8 वोटों से खारिज कर दिया गया। धीरे धीरे सभी ने इस व्यवस्था की अच्छाई और सच्चाई को देखा और 4 नवंबर 1948 को सभा में संविधान का ड्राफ्ट रखते हुए खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था की हिमायत की।